नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आज से कई हजारों साल पुरानी कहानी है। जैसे हम महाभारत या रामायण को आज से 10 या 20 हजार साल पुराना माने, तो ये कहानी महाभारत या रामायण काल से भी 10 या 20 हजार साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब वैदिक सभ्यता की नींव भी ठीक से नहीं रखी गई थी। उत्तर भारत अभी आर्य जाति का विस्तार और विकास देख ही रहा था। ये वो समय है जब ज्योतिष और विज्ञान का ज्ञान विकसित नहीं हुआ था। पंचांग इत्यादि तब अस्तित्व में ही नहीं आए थे। आकाश के ग्रह नक्षत्र तब बिल्कुल स्वतंत्र थे। मानव ने अभी उनकी रोज की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखना शुरू नहीं किया था। आर्य योद्धाओं ने भारत भूमि पर संग्राम का एक युग प्रारंभ किया है। उन्होंने कई युद्ध करके आर्य सभ्यता को न मानने वाले राज्यों को विंध्य महापर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण की ओर खदेड़ दिया है। वे सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, वे उन्हें राक्षस, पिशाच, दस्यु इत्यादि न जाने कैसे कैसे दुर्नाम देने लगे। ठीक इसी समय काल में दो नवीन आर्य योद्धाओं ने अपने सैन्य और बाहुबल को लेकर दक्षिण पथ पर काफी आगे तक अग्रसर हो चले। उन्होंने वहां के पुराने दस्यु राजाओं को पराजित करके अपना एक नवीन साम्राज्य स्थापित किया है। इन दो वीर योद्धाओं के नाम है प्रद्युम्न और मघोबा। ये युग इन दोनों की दोस्ती का युग है। चारों ओर इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। इन दोनों के दोस्ती के किस्से हर तरफ मशहूर हैं। वो समय, वो काल शायद कुछ और ही था जब कई युद्धों में एक दूसरे को खुद से पहले बचाते हुए आप युद्ध में ना सिर्फ लड़ते थे बल्कि जीतते या हारते थे। दोस्ती का रंग जब वक्त की आंच पर हौले हौले पकता है, तब कहीं जाकर इसका रंग खिल के दिखता है। दोनों दोस्तों के संयुक्त बाहुबल से ये नया राज्य स्थापित तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि राजा कौन बनेगा। प्रद्युम्न बोला, मघोबा, तू राजा बन, मैं तेरा सेनापति बनूंगा। मघोबा बोला, तू राजा, मैं सेनापति। मतलब समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। दोनों ही अपने मित्र को राजा बने देखना चाहते हैं और इस विचार से वे टस से मस नहीं होना चाहते। इधर ये नया राज्य इतना भी बड़ा नहीं है कि दो भाग में विभाजित करके दोनों को ही कुछ खास मिले। ऊपर से चारों ओर दुश्मनों का खतरा बना हुआ है। जैसे ही राज्य विभाजित होगा, सैन्य शक्ति भी तो विभाजित हो जाएगी और विभाजित सैन्य शक्ति के साथ शायद दुश्मनों से जीत पाना मुश्किल होगा। दोनों मित्र बहुत चिंतित हो उठे। आज की रात आकाश पर गोल आकृति चांद चमक रहा है। मतलब आज पूर्णिमा की रात है। पत्थरों द्वारा निर्मित मजबूत दुर्ग के एक ऊंचे स्तंभ पर दोनों मित्र चिंतामग्न बैठे हुए हैं। यह दुर्ग भी यहां से भगाए हुए अनार्य राजाओं द्वारा ही बनाया गया था। आर्यों को दुर्ग निर्माण की विद्या अभी नहीं मालूम थी। भगवान श्री रामचंद्र ने भी जब पहली बार लंका में रावण का दुर्ग देखा था, तो वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। मघोबा अपनी घनी दाढ़ी में बार बार अपनी उंगलियां चलाते चलाते स्तंभ के छत पर
चहलकदमी कर रहा है। प्रचंड दृढ़ चेहरा, नीली आंखें, वज्र की तरह सख्त और फौलादी शरीर। ज्यादा सोच विचार के काम में उसका हाथ थोड़ा तंग ही है। कोई दुश्चिंता आते ही वह अपनी दाढ़ी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। प्रद्युम्न का चेहरा मघोबा से छोटा ही है, पर उसका चेहरा भी उतना ही दृढ़ और सख्त है। सर पर सोने की तरह चमचमाते बाल, आंखों की पुतलियों का रंग गाढ़ा नीला। दाढ़ी नहीं है, उसे गर्दन पर खुजली करने की आदत है, इसलिए तलवार की तेज धार से दाढ़ी साफ ही रखता है। बस नाक के नीचे हल्की हल्की मूछें रखता है। अंगूठे और उंगलियों से मूछों को खुजालते हुए वह एक दीवार से सटकर बैठा हुआ है। चांद आसमान पर जैसे इतरा रहा है। ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान के अभाव में उसे ये पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी विपदा आने वाली है। अचानक मघोबा बोल उठा। एक काम की बात दिमाग में आई है। सुन प्रद्युम्न, क्यों ना पंजा लड़ाते हैं, जो हारा वो राजा बन जाएगा। प्रद्युम्न अपनी मूंछों की आड़ से हल्की हंसी हंसते हुए बोला, धोखेबाजी कर रहा है मेरे साथ। पिछले युद्ध में मेरी कलाई पर चोट आ गई थी, भूल गया? मघोबा और जोर जोर से चलते हुए दाढ़ी खींचने लगा। फिर बहुत सोच कर बोला, अच्छा, अगर दोनों राजा बने तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे, अगर दोनों राजा बन गए तो कौन किसका हुक्म मानेगा, और फिर प्रजा किसके हुक्म पर चलेगी? ये बात तो है। वैसे दोनों राजा शायद बन सकते हैं। वो कैसे? अगर बारी बारी से बने तो कुछ समय के लिए तू राजा बन जा और मैं तेरा सेनापति, फिर कुछ समय के लिए मैं राजा और तू मेरा सेनापति। बात में दम है। ठीक है, एक दिन तू राजा और एक दिन मैं। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी अगर राजा बदलते रहे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अच्छा, मान ले आज मैं राजा बन गया और मैंने हुक्म दिया, सेनापति, दक्षिण दिशा में लंबोदर नामक राक्षस के राज्य में एक बहुत रसीला फल है, अतिशीघ्र जाओ और जाकर वो फल तुम मेरे लिए ले आओ। उस फल को खाने की हमारे मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई है। और फिर मान ले वो फल लाते लाते दूसरा दिन हो गया और तू राजा बन गया, मैं तेरा सेनापति। अब बता, कौन फल लाएगा और कौन फल को खाएगा? ये बात तो है। ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। श्रोता बंधुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस समय की आर्य जाति ने संयम से बैठकर प्रकृति और विज्ञान की ओर अपना रुख नहीं किया था। इसलिए विज्ञान और ज्योतिष आदि का उन्हें अभी कोई ज्ञान नहीं था। यदा कदा कभी कोई महर्षि किसी सूत्र का निर्माण कर देते थे, परंतु अभी उन सूत्रों का समाज विशेष में दैनिक रूप से उपयोग होना शुरू नहीं हुआ था। ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदि ऋतुओं के परिवर्तन को तो सबने देखा था, परंतु समय को सप्ताह, मास या वर्षों में विभाजित करने की विद्या अभी आर्य समाज ने अर्जित नहीं की थी। इसलिए प्रद्युम्न और मघोबा फिर से बड़ी दुविधा में पड़ गए कि कौन कितने समय तक राजा बनकर रहेगा। उधर आसमान में चांद भी बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है। प्रद्युम्न की नजर अचानक आसमान में चांद पर पड़ते ही उसके माथे पर चिंता और विस्मय की रेखाएं उभर आईं। वो चौंक कर बोला, अरे अरे, ये क्या? मघोबा ने भी जैसे ही विस्मय से आकाश पर चांद को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों ने देखा कि आकाश पर मेघ का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी चांद के रुपहले चेहरे पर जैसे कोई छाया पड़ रही है, कोई
मनहूस सी छाया जो धीरे धीरे चांद को ग्रास करने का उपक्रम कर रही है। दोनों दोस्तों के मन में उत्तेजना की उत्पत्ति हुई। इस घटना को उन दोनों ने ही पहले भी कई बार देखा था, पर उस समय इसे एक प्राकृतिक घटना के रूप में समाज ने स्वीकार नहीं किया था। भूमिकंप या किसी और विपदा के रूप में ही इसे देखा जाता था। मघोबा ने प्रद्युम्न का हाथ जोर से दबाकर पकड़ लिया और गाढ़े स्वर में बोला, चंद्र ग्रहण। प्रद्युम्न ने अपने खुद के फीके पड़े हुए मुख से मित्र को समझाने की कोशिश की। पर डरने की कोई बात नहीं है, चांद फिर से मुक्त होगा। बचपन में वो बूढ़े अंगिरा ऋषि के पास मैं कभी कभी विद्या सीखने जाता था। उस बुड्ढे ने ही बताया था कि आकाश में कोई राहु नाम का अदृश्य दानव रहता है। वही बीच बीच में कभी चांद को तो कभी सूरज को निगल लेता है, पर बहुत समय तक निगल कर नहीं रख पाता है। हाँ, मैंने भी इसे 4-5 बार देखा है। मैंने भी। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़े पकड़े दोनों दोस्तों ने देखा एक असहाय से रुपहले चांद को राहु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस धीरे धीरे ग्रास कर रहा है। दुर्ग के नीचे डरी हुई प्रजा एक जगह जमा होकर तरह तरह से चित्कार कर रही है। वे अजीबोगरीब वाद्य ध्वनि बजा रहे हैं। उनका मानना है कि दुष्ट राक्षस ऐसी विकट ध्वनि सुनकर डरकर भाग जाते हैं। दीर्घ काल के पश्चात फिर से आसमान में चांद का चमकता हुआ एक अंश दिखाई देने लगा। देखते देखते चांद फिर से अपने संपूर्ण अक्षय देह के साथ सहास्य मुख से राक्षस के चंगुल से मुक्त होकर आसमान में अपना स्थान लेने लगा। सारी प्रजा उत्तेजित होकर उच्च स्वर में प्रसन्न आर्तनाद करने लगी। मघोबा ने प्रद्युम्न का हाथ छोड़कर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ, चलो बच गए। प्रद्युम्न हंसकर बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी समस्या का हल भी तो मिल गया। वो कैसे? सुनो, आज से तुम राजा हुए। अब फिर से जब अगला चंद्र ग्रहण शुरू होगा तब तक तुम्हारा राज रहेगा। अगली बार चंद्र ग्रहण लगते ही मैं राजा बन जाऊंगा और तुम सेनापति। बस ऐसे ही बारी बारी से चलता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? बात तूने गलत नहीं की, पर पहले मैं राजा क्यों बनूं? क्योंकि ये उक्ति मैंने निकाली है, इसलिए पहले राजा चुनने का अधिकार मेरा है। अच्छा, मैं चलता हूं महाराज। कल प्रातः काल आपका ये सेनापति आपकी आज्ञा से सेना को एकत्रित करके दक्षिण में कोदंड प्रजाति के राज्य पर चढ़ाई करेगा। इस बीच महाराज प्रजा पालन का आनंद उठाएं। महाराज की जय हो। शरारती हंसी हंसते हुए प्रद्युम्न दुर्ग की सीढ़ियों से नीचे उतरने का उपक्रम करने लगा। मघोबा उलझन में पड़कर अपनी दाढ़ी खींचने लगा। ऐसे तो मघोबा के दिमाग में अचानक से बुद्धि या चातुर्य की छाप दिखाई नहीं देती है, परंतु आज उसके मस्तिष्क में सहसा ही राज बुद्धि का उदय हुआ। उसने गंभीर स्वर में हुंकार लगाई, सेनापति प्रद्युम्न। प्रद्युम्न लौटकर अपने हाथ जोड़कर महाराज मघोबा के समक्ष खड़ा हो गया। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज मघोबा मेघ के गर्जन से स्वर में बोले, सेनापति प्रद्युम्न, यह राज आज्ञा है। मैं कल स्वयं ही सेना लेकर युद्ध के लिए कूच करूंगा। जब तक मैं युद्ध से ना लौट कर आऊं, तुम प्रजापालन के दायित्व का निर्वाह करोगे। अब काफी रात हो गई है, मैं अपने राजसज्जा में आराम करने चला। मघोबा को शरारती हंसी हंसना नहीं आता है। उसने तिरछी आंखों से प्रद्युम्न की ओर देखा और फिर अट्टहास करते हुए
सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगा। अगली सुबह महाराज मघोबा आधी सैन्य शक्ति के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। राज्य के दक्षिण सीमा में लगा हुआ कोदंड नाम का एक अनार्य जाति का राज्य है। युद्ध का उद्देश्य है उनकी सीमाओं पर अपना राज्य स्थापित करना। आधुनिक गणना के अनुसार जिस समय काल को 3 माह बोला जा सकता है, उतने समय के पश्चात मघोबा युद्ध यात्रा समाप्त करके लौट आया। उसके घुंघरालू बाल अब और रूखे दिखते हैं। देह पर पशु चर्म के वस्त्र भी छिन्न भिन्न अवस्था में है, किंतु चेहरे पर परितृप्त उन्माद की हंसी है। आते ही उसने मस्ती में पूरे जोर से प्रद्युम्न की पीठ पर थप्पड़ जड़कर बोला, और सेनापति जी कैसे मिजाज हैं? फिर दोनों मित्र निश्चल हंसी के साथ एक दूसरे के गले लग गए। फिर प्रद्युम्न बोला, महाराज की जय हो। आपकी ओर से सारी खबर शुभ है ना? खराब नहीं। कोदंडों को युद्ध में खूब मजा चखाया। वह लोग अकस्मात हमले के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए खूब भारी पड़े हम उन लोगों पर। अच्छा, एक मजे की चीज भी लेकर आया हूं, रुक दिखाता हूं। युद्ध की जीत में प्राप्त हुई विचित्र और अनोखी चीजें कुछ सैनिकों के संरक्षण में रखी हुई हैं। मघोबा ने उनको एक खास इशारा किया और राज दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते मघोबा ने प्रद्युम्न से पूछा, और बता, प्रजा पालन कैसा चल रहा है? प्रजा सुख में तो है ना? प्रजाजन के आनंद ने एक नया ही स्तर छू लिया है। उनकी जीवन शैली में भी इस आनंद का सुखमय प्रभाव दिखाई देता है। मतलब? आजकल आर्य योद्धाओं के प्राण में जैसे रस का संचार हुआ है। इस काल में आर्यों ने कई अनार्य लड़कियों से विवाह संबंध बनाए हैं। अच्छा, ऐसा चल रहा है। चलने दो, जब प्रजा खुश तो हम खुश। वैसे भी कोई उपाय है क्या? जब इस भूमि पर ही जीवन बिताना है तो फिर आर्य रक्त को अनार्य रक्त के साथ मिलने से रोका नहीं जा सकता। वैसे भी अगर वंश वृद्धि करनी है तो इस चलन को स्वीकार करना ही उचित है। अब बताओ, ये जो राज्य स्थापित किया है किसके लिए? अपनी अगली पीढ़ी के लिए ही ना? बोलो, क्या बोलते हो? बात तो ठीक ही है। राजा और सेनापति मंत्रणा कक्ष में जाकर बैठे। सामंत, सचिव, श्रेष्ठी, विदूषक कोई भी तो नहीं है, इसलिए मंत्रणा कक्ष बिल्कुल खाली है। कुछ सैनिक एक विराट से लकड़ी के बक्से को किसी तरह उठाकर अंदर लाए। उन्होंने वह बक्सा कक्ष के मध्य में रख दिया। बक्से का मुंह अभी बंद है। बक्से की हर दीवार पर कई कई छिद्र हैं। शायद कोई बहुत ही भारी और बड़ी चीज है इसमें। आश्चर्य भरी आंखों से प्रद्युम्न ने प्रश्न किया, क्या है इसमें? कोई बहुत बड़ा अजगर पकड़ कर लाए हो गया? हाथ के इशारे से सैनिकों को जाने का इशारा देकर मघोबा ने हंसते हंसते बक्से का मुंह खोल दिया। सपेरे के पिटारा खोलते ही जैसे कृष्ण का सांप अपना फन फैलाए खड़ा हो जाता है, वैसे ही एक नारी बक्से से निकलकर खड़ी हो गई। उसकी नीली नीली आंखों में जैसे सिर्फ ज्वाला ही ज्वाला है। प्रद्युम्न बिल्कुल भौचक्का होकर बोला, अरे 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 अरे, ये क्या? ये तो एक लड़की है। मघोबा अट्टहास करते हुए बोला, लड़की कैसी लगी? भला की सुंदर है ना? प्रद्युम्न आश्चर्य के भाव से लड़की का निरीक्षण करने लगा। गर्म किए हुए तांबे के नए पात्र के रंग जैसा उसका शरीर का रंग है। काजल लगे हुए कजरारे नयन, उलझे उलझे लंबे लंबे बाल,
शरीर पर कोई गहना या अलंकार नहीं है। गले में किसी अजीब से पौधे के बीजों की माला है और हाथों में सीपियों की बनी चूड़ियां। बालों और कानों में फूलों के बने गहने बहुत पहले ही सूख चुके हैं। घुटनों से कमर की ओर ऊपर जाती हुई रेशम की एक सुंदर पर मैली हुई धोती है। कृष्णांगी युवती के लावण्य भरे देह से जैसे रह रहकर विद्युत की लौ प्रस्फुटित हो रही है। मघोबा ने फिर पूछा, क्या बोलते हो भाई, सुंदर नहीं लगी तुम्हें? मघोबा के प्रश्न से जैसे प्रद्युम्न की तंद्रा टूटी। अब उसकी आंखों में रोष और क्रोध के भाव थे। वह मघोबा की ओर मुड़कर बोला, तू पूरा का पूरा गवार और जंगली है। अबे युद्ध करने गया था या लड़की पकड़ने? अब इसका क्या करेगा? अब इस लड़की को दासी बनाकर तो नहीं रखा जा सकता। ये बात तो इस लड़की पर नजर पड़ते ही साफ हो गई थी। मघोबा बोला, मैंने निर्णय लिया है, मैं इससे ही विवाह करूंगा। प्रद्युम्न हैरानी से बोला, क्या विवाह? हाँ, जानता है ये कौन है? कोदंड राजा की राजकन्या है ये। प्रद्युम्न का मुख और भी गंभीर हो उठा। मघोबा बोला, कोदंड राजप्रसाद पर जब अचानक से हमला किया तो उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। आनन फानन में सभी जान बचाकर भागे। जब हम अंदर पहुंचे तो देखा ये लड़की अकेले ही तलवार लिए सैनिकों से लड़ रही है। ऐसी वीरांगना को देखकर मन प्रसन्न हो गया। कई सैनिकों का बलिदान करके इसे जिंदा पकड़ा है। पकड़ने के बाद इससे बहुत पूछा कि राज परिवार कहां छुपा है, बता दो, पर यह कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस फिर क्या, बक्से में बंद कर उठा लाया इसे। इस लड़की में आर्यों की महारानी बनने के सभी गुण हैं, पर पहले इसे आर्यों की भाषा सीखनी पड़ेगी। इसके बाद इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। प्रद्युम्न ने फिर एक बार पलटकर लड़की की ओर देखा। उसे इन लोगों की बातें कुछ भी समझ में नहीं आई हैं। उसके चेहरे पर अब क्रोध के साथ साथ आश्चर्य मिश्रित भाव विद्यमान है। अब केवल उसकी आंखें एक से दूसरे चेहरे की ओर बार बार आ जा रही हैं। उसके चेहरे पर भय या आशंका के कोई चिन्ह नहीं है। कुछ है तो केवल इन जंगलियों के प्रति घृणा और पूर्ण जिज्ञासा। भौहें सिकोड़कर प्रद्युम्न मघोबा की ओर मुड़ा। घोर अन्याय किया है तुमने मघोबा। 1000 बातों की एक बात है तो ये राजकन्या ही। राजकन्या को इस प्रकार बंदी बनाकर लाना किसी भी प्रकार से आर्य शिष्टता नहीं कहला सकती। अत्यंत क्रोधित कंठ से मघोबा ने हुंकार लगाई। विवाह के लिए कन्या हरण करना किसी भी प्रकार से आर्य शिष्टता का उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन है। आरक्षित कन्या का हरण चोरों का काम है, योद्धाओं का नहीं। इसी मुहूर्त इस कन्या को ससम्मान लौटा देना ही उचित है। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं महाराज हूं। सेनापति प्रद्युम्न, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस कन्या के लिए इसके योग्य एक निवास स्थान की व्यवस्था की जाए, जहां ये राज सुख से रह सके, किंतु वहां से भाग कर ना जा पाए। याद रहे सेनापति प्रद्युम्न, लड़की फरार हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। प्रद्युम्न कुछ देर मूर्ति बना अपने मित्र के चेहरे की ओर अपलक देखता रहा। फिर दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर सूखे कंठ से बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राज आज्ञा का पालन होगा। दुर्ग के मध्य भाग में स्थित सबसे ऊंचे स्तंभ के ऊपर एक कक्ष में राज्य की भावी पटरानी के निवास की व्यवस्था की गई है। कोदंड राजकन्या ने गुस्से भरे मुंह से अपने होठ दबाते हुए दुर्ग के शीर्ष में बने इस कक्ष रूपी कारागार में प्रवेश किया। इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी इस विशाल और सुंदर कक्ष के सामने एक खुला वरांडा है। सभी सुविधाएं हैं यहाँ, केवल भाग जाने की कोई अवस्था नहीं है।
मघोबा सहर्षि प्रद्युम्न की पीठ थपथपाते हुए बोला, एकदम महारानी योग्य कन्या मिली है। क्या बोलता है तू? अगले दिन प्रातः काल में एक गंभीर समाचार आया। कोदंड देश से लौटे एक जीर्ण हुए, लगभग मरे हुए से दूत ने समाचार दिया कि राजकन्या हरण की बात जैसे ही कोदंड राज्य में फैल गई तो सारा कोदंड समुदाय ही जैसे एक ज्वार भाटा की तरह उठकर उनकी सेना पर हावी हो गया। कोदंड समुदाय अत्यंत रुष्ट और क्रोधित है और निर्ममता से हमारे सैनिकों का संहार कर रही है। मघोबा एक छोटे से सैन्य टुकड़ी को कोदंड राज प्रसाद की रक्षा के लिए छोड़ आया था। उसे कोदंड राज्य से इस प्रकार के प्रतिकार की सपने में भी आशंका नहीं थी। कोदंडों के प्रतिकारात्मक आक्रमण में उसने लगभग अपने सभी सैनिकों को खो दिया है। केवल यह दूत ही किसी प्रकार से अपनी प्राण रक्षा करके बचकर लौटा है। परिस्थितियां अत्यंत भयानक हो उठी हैं। सुनकर प्रद्युम्न चंचल हो उठा। महाराज आज्ञा दीजिए, इस बार मैं जाकर शत्रु का नाश करके आता हूँ। मघोबा इस पर राजी नहीं हुआ, उल्टा बोला, ये नहीं हो सकता। जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। सैन्य बल लेकर एक बार फिर मघोबा युद्ध के लिए निकल पड़ा। निकलते हुए वो प्रद्युम्न से बोलकर गया, इस बीच लड़की को तू आर्य भाषा सिखा देना। मन में असंतोष को छुपाते हुए वो बोला, जो आज्ञा महाराज। कुछ एक दिन में ही प्रद्युम्न को समझ में आ गया कि कोदंड राजकन्या अत्यंत मेधाविनी है। कुछ दिनों में ही वो टूटे फूटे आर्य भाषा के शब्द बोलने लगी। उसने अपना नाम बताया, एला। भले ही अनार्य का नाम है, पर बोलने और सुनने में अत्यंत मधुर है। प्रद्युम्न कुछ एक बार यह नाम उच्चारण करके देखता है, एला एला। वाह, बढ़िया नाम है। और कुछ दिनों में स्पष्ट भाषा बोलना सीखकर एला ने प्रद्युम्न से सर्वप्रथम प्रश्न किया, कौन है वो दुष्ट जो मुझे बंदी बनाकर लाया है? प्रद्युम्न बोला, मेरा मित्र है। मित्र शब्द का भावार्थ समझने में एला को थोड़ा समय लगा। फिर समझने के बाद उसने नाक सिकोड़ ली। हाँ, तुम सब जंगली हो, जंगली। प्रद्युम्न ये सब सुनकर हैरान रह गया। सोचने लगा, घोर आश्चर्य, हम लोग जंगली हैं या ये लोग? क्रमशः ही एला आर्य भाषा में पारंगत हो गई। उसे अब आर्य भाषा बोलने या समझने में कोई बाधा नहीं होती है। एक दिन उसने पूछा, मुझे यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा गया है? प्रद्युम्न ने थोड़ी रसिकता से उत्तर दिया, आर्य भाषा सिखाने के लिए। बेड़ा गर्क हो ऐसी भाषा का, ये सीखकर क्या होगा? हाँ। प्रेमालाप में सुविधा होगी और क्या। महाराज मघोबा ने तुमसे विवाह का निर्णय लिया है। एला बैठी हुई थी। धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। कुछ देर पलकहीन आंखों से प्रद्युम्न की ओर टकटकी लगाए देखती रही। फिर बैठकर निश्चिंत स्वर में बोली, मैं उससे विवाह करूंगी। जंगली। प्रद्युम्न उसको चढ़ाते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले ही मघोबा दाढ़ी रखता है, पर आदमी इतना खराब नहीं है। एला सिर्फ इतना बोली। जंगली।
इसी तरह दिन कटते रहे, लेकिन मघोबा की कोई खबर नहीं आई। वह कोदंडो को ठीक करने गया था या कहीं कोदंडो ने ही उसे ठीक तो नहीं कर दिया। प्रद्युम्न स्वाभाविक रूप से ही बेचैन होने लगा। देखते देखते 3 महीने कट गए। एक दिन सुबह सुबह प्रद्युम्न ने एला के कक्ष में प्रवेश करके देखा, एला खिड़की पर खड़ी होकर अपने लंबे काले बालों से खेल रही है। प्रद्युम्न को देखकर उसने एक बार अपनी गर्दन घुमाई और फिर खिड़की से बाहर देखती हुई अपने बाल बांधने लगी। प्रद्युम्न ने उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए गले से खराश की आवाज निकाली, पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तो फिर वो भी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। पहले आकाश की ओर निहारा, फिर नीचे ताक झांक की और फिर से गला साफ करते हुए बोला, ठंड अब गायब सी हो गई है। अब ग्रीष्मकाल के आने का संकेत मिल गया है। एला बोली। कुछ प्रोत्साहन पाकर प्रद्युम्न बोला, आजकल दक्षिण दिशा से वायु बहती है। क्या उसी को तुम लोगों ने मलय सुमिरन नाम दिया है? ओह अच्छा। नहीं मतलब आर्य देश में ये हवा नहीं बहती, बिल्कुल नहीं बहती। एला ने उसकी ओर गंभीर आंखों से प्रश्न किया। 2 दिनों से आए क्यों नहीं? व्यस्त रहा थोड़ा। पर अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो अब बहुत बढ़िया आर्य भाषा बोलने लगी हो। इसके बाद कुछ देर कोई बात नहीं हुई। एला नजरें नीचे करके अपनी चोटी बांधती रही। अंततः प्रद्युम्न पिछली बात पर जिद करते हुए बोला, मघोबा लौट आए तो मेरी जान छूटे। कितने दिन हो गए, कोई खबर भी नहीं आई उसकी। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। एला ने तिल मात्र की सहानुभूति ना दिखाते हुए व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हारा मघोबा अब और लौट कर नहीं आने वाला। मेरे राज्य वालों ने तो अब तक उसको मार भी दिया होगा। सुनो, मघोबा को जो मार सके ऐसा कोई इस दक्षिण पथ पर पैदा नहीं हुआ। वो महावीर है, महापराक्रमी। तिरस्कार भरे स्वर में एला बोली, बस जंगली है वो और कुछ भी नहीं। गुस्से से भरकर प्रद्युम्न बोला, उस जंगली से ही तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। ऐसा क्या? वो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध? तुम केवल एक राजबंदी हो। तुम्हारी इच्छा अनिच्छा का क्या मूल्य? हर एक शब्द को काटते हुए एला ने घृणा और क्रोध भरे स्वर में कहा, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह कर सके ऐसा पुरुष तुम्हारे पूरे आर्यावर्त में पैदा नहीं हुआ है। ये बीज की माला देख रहे हो? इसका एक बीज चबाते ही फिर मुझे कोई नहीं पा सकता। हे भगवान, जहर दो, ये माला मुझे दो। एला जल्दी से दूर हटते हुए बोली, इतने दिनों तक तुम लोग मुझे बंदी समझते रहे, असहाय समझते रहे, तुम्हारे खेलने की वस्तु नहीं। मैं जब चाहूं उसी क्षण मुक्ति ले सकती हूँ। प्रद्युम्न निडाल बेवकूफ की तरह उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, तो इतने दिनों तक मुक्त हुई क्यों नहीं? एला कुछ देर चुप रही, फिर गर्व भरे स्वर से बोली, वो मेरी मर्जी है। ठीक उसी समय खिड़की के बाहर दूर क्षितिज के पास से शंख ध्वनि की आवाज सुनाई दी। प्रद्युम्न चमकते हुए उस ओर देखने लगा। सीमा के वनों की ओर से राज्य पताका फहराते हुए आर्य सेना घर लौट रही है। माथे पर हाथ रखकर प्रद्युम्न उस ओर देखता रहा, फिर लंबी सांस भरते हुए बोला, चलो जान छूटी, मघोबा लौट आया है। एला बोली, मेरी भी जान छूटी। अब मुक्ति में और देर नहीं।
प्रद्युम्न हैरानी से मुड़कर एला की ओर देखने लगा। एला वैसे ही खड़ी होकर अपनी चोटी बांध रही है। उसके चेहरे पर निश्चिंतता की एक और सहज मुस्कान खिली हुई है। प्रद्युम्न उसके और पास जाकर अनुनय भरे कंठ से बोला, एला, एला देखो, कोई बचकानी हरकत मत करना। देखो, मघोबा को समझने में थोड़ा समय लगता है। विवाह के बाद तुम खुद ही समझ जाओगी कि उसके जैसा आदमी मिलना असंभव सा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, गुस्से और द्वेष में आकर अचानक से कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना तुम। अचानक कुछ कर लेना मेरी आदत है भी नहीं। मैं कोदंड राजकन्या हूँ, कोई जंगली नहीं। मघोबा ने यदि बल प्रयोग से मुझसे विवाह करने का प्रयास किया तो वहीं विवाह मंडप में मैं अपनी मुक्ति का आलिंगन करूंगी। मघोबा बोला, कोदंडों को ठीक से काबू में नहीं ला पाया। आहत होकर और भी क्रुद्ध हो गए थे वो लोग। चलो जो भी हो, अंततः उनसे संधि करके लौटना पड़ा। प्रद्युम्न ने प्रश्न किया, संधि की शर्तें क्या हैं? मघोबा उच्च स्वर में हंसने लगा। चमत्कार हो गया। अद्भुत जाति के हैं ये कोदंड। उनकी संस्कृति में सब उल्टा पुल्टा होता है। जानता है, उनके यहां लड़कियां पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं और लड़का मां की संपत्ति का उत्तराधिकार पाता है। सुना है तूने ऐसा कभी? नहीं, कहीं नहीं सुना। संधि की शर्तें क्या हैं? संधि की शर्तें ये हैं कि कोदंड राजकन्या के अपहरण से उसके सम्मान को बहुत आघात लगा है। इस कलंक को धोने का एकमात्र उपाय है कन्या से विवाह संपन्न करना। यदि विवाह ना हुआ तो वे लोग युद्ध को जारी रखेंगे, चाहे अनंत काल तक क्यों ही ना हो। और यदि विवाह किया तो उत्तराधिकार सूत्र से कोदंड राज का राजा बनना पड़ेगा। बड़ी गंभीर शर्त है। प्रद्युम्न कुछ देर टेढ़े मुंह से खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, गंभीर तो है भैया, बड़ी गंभीर शर्त है। इसलिए अब विलंब करने का कोई मतलब नहीं बनता। शीघ्र अतिशीघ्र कोदंड राजकन्या को विवाह के लिए तैयार किया जाए। लड़की ठीक तो है ना? ठीक है। आर्य भाषा कितनी सीखी? बहुत सीख गई है। ठीक है, तो फिर निर्णय लिया गया है कि विवाह कल ही संपन्न होना चाहिए। कुछ देर चुप रहकर प्रद्युम्न बोला, लड़की की इच्छा अनिच्छा जानने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है? क्या लड़की की इच्छा? अरे अब ये सब राज की व्यवस्था बन गई है। संधि की शर्त के अनुसार विवाह अब अनिवार्य है। शर्त से तो पीछे नहीं हटा जा सकता। गहरी रात में प्रद्युम्न चुपके चोरों की तरह एला के महल में दाखिल हुआ। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्र है। चंद्रमा की सुनहरी रोशनी में पूरा कमरा जगमगा रहा है। इस ज्योत्सना में एला अपने बिस्तर पर सो रही है। कमरे में कोई दिया नहीं जल रहा है। निशब्द होकर प्रद्युम्न उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल उसके बिस्तर के पास ही में जाकर बैठ गया। सांस बंद करके उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर गया। एला गहरी निद्रा में है, लेकिन फिर भी उसकी बड़ी बड़ी बंद आंखों के कोनों से बिंदु बिंदु होकर अश्रुधारा बह रही है। सपने में एला भरे हुए लेकिन अवरुद्ध कंठ से बोली, प्रद्युम्न, मैं मरना नहीं चाहती। प्रद्युम्न, तुम कैसे पुरुष हो तुम? कुछ नहीं समझते हो। एक लड़की के मन की बात भी नहीं समझते।
मेरा उद्धार करो यहाँ से, तुम मेरा उद्धार करो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। जो काम प्रद्युम्न करने आया था वह काम और वो कर ना सका। बीज की माला एला के कंठ पर ही रह गई। प्रद्युम्न चोरों की तरह निशब्द लौट गया। अगले दिन शाम को पूर्वाकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ। मघोबा दिन भर रात की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बोला, प्रद्युम्न, विवाह के आयोजन में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? राजभवन के उन्मुक्त प्रांगण में सुंदर सा मंडप लगाया गया है। उसके बीचों बीच अग्नि की प्रज्वलित लपटें ऊंची ऊंची लपलपा रही हैं। अग्नि साक्षी करके विवाह संपन्न होना है। अग्नि के चारों ओर वर, वधू तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विवाह की खबर संपूर्ण राज्य में प्रचारित हो चुकी है। उत्सुक प्रजाजन राजभवन के प्रांगण में जमा होते जा रहे हैं। दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न एक दृष्टि से अग्नि की ओर निष्पलक देखे जा रहा है। भारी हृदय से छाती भेद कर एक लंबी सांस निकली। मघोबा के आकर उसके कंधे पर हाथ रखने से उसका ध्यान टूटा। अग्निशिखा से आंख हटाकर उसने सामने की ओर देखा। सामने आकाश में चांद पेड़ की डालियों के ऊपर अभी अभी उठकर अपनी संपूर्ण गरिमा से चमक रहा है। प्रद्युम्न उसी ओर देखे जा रहा है। मघोबा बोला, रात होती जा रही है। विवाह की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तू जाकर वधू को विवाह मंडप पर ले आ। प्रद्युम्न धीरे धीरे मघोबा की ओर मुड़ा और गंभीर कंठ से बोला, सेनापति मघोबा। एक पल के लिए तो मघोबा ऐसी आवाज और ऐसा संबोधन सुनकर भौचक्का रह गया। राजा होने की आदत अब उसके मन प्राण में ऐसे बस गई थी कि पहले तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसने प्रद्युम्न की दृष्टि का अनुसरण करते हुए चांद को देखा। आकाश बिल्कुल साफ है। बादल का एक टुकड़ा भी कहीं नहीं है, किंतु चांद के शुभ्र मुख के ऊपर धूम्र वर्ण की छाया पड़ रही है। काली छाया धीरे धीरे चांद को ग्रास करने का उपक्रम कर रही है। प्रद्युम्न ने गहरे स्वर में कहा, सेनापति मघोबा, मैं स्वयं ही वधू को लेने जा रहा हूं। संधि की शर्त के अनुसार मैं उससे विवाह करूंगा। इसी बीच तुम प्रजा को सारी बात खुलकर समझा दो। मघोबा कुछ पल तो स्तंभ की तरह निश्चल खड़ा रहा। फिर उसके अट्टहास से आकाश वितीर्ण हो उठा। अचानक हंसी रोककर मघोबा पुरजोर बोला, जो आज्ञा महाराज। एला खिड़की के पास बैठी हुई थी। कमरे में प्रद्युम्न के प्रवेश करते ही एला उठ खड़ी हुई। मुझे लेने आए हो? हाँ राजकुमारी, कोदंड राज्य के साथ हमारी संधि हुई है। संधि की शर्त के अनुसार कोदंड राजकन्या के साथ आर्य राजा का विवाह संपन्न होना तय हुआ है। राजनीतिक और आर्य परंपराओं के अंतर्गत हम इस संधि की शर्त को मानने के लिए बाध्य हैं। और कुछ है कहने को? एक छोटी सी बात और है। घटनाक्रम के अंतर्गत अब मैं आर्य राजा हूँ और मघोबा मेरा सेनापति।
इसलिए अगर विवाह आपको करना है तो अब मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। एला दीर्घ काल तक विस्फारित आंखों से प्रद्युम्न की ओर देखती रही। अंततः खिन्न कंठ से उसने उच्चारण किया, क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब जल्दी से निश्चय कर लो, मुझसे विवाह करोगी या बीज खाओगी? सपनों के सच होने की आकुलता अब धारा प्रवाह गहरी गहरी नीली आंखों के रास्ते बहने लगी। प्रद्युम्न झट से कूदकर खिड़की पर आ बैठा। चंद्रग्रहण हटने में अभी समय है, तब तक विचार करने का समय देता हूं तुमको। तुम भी क्या याद रखोगी? क्यों, समय कम तो नहीं पड़ जाएगा ना? घूंघट एक और फेंक कर बिजली की तेजी से प्रद्युम्न के पास आकर हंसी मिश्रित रोते हुए स्वर में एला बोली, जंगली कहीं के,